चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां से क्वेश्चन बन सकता है भैया। देखते हैं भाई सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तब तक भैया हर बंदे के घर में 7-8 बच्चे पैदा होते थे। ये बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, डेथ रेट तो कम हो गई, बट हम भूल गए कि हमें बर्थ रेट भी कम करना है भैया। पहले के टाइम पे तो इसलिए ज्यादा करते थे कि भाई जो पैदा ज्यादा होते थे तो मरते भी ज्यादा थे, बट धीरे धीरे हमने डेथ रेट में तो कमी करी, बट बर्थ रेट में हम कमी करना भूल गए। और आज हम ये स्लोगन दे रहे हैं भैया, बच्चे दो ही अच्छे। तो भैया हमें ऐसा स्लोगन देना चाहिए भाई, बच्चा एक ही अच्छा। ठीक, आपका डेमोग्राफिक कंडीशन पूरा फिगर बेस्ड टॉपिक है। इसमें फिगर्स इतनी सारी हैं कि भैया कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 200% बनेगा भैया। तो भैया ये पार्ट मत छोड़ना वीडियो का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों बहुत ही खुशी हो रही है ये सब देख के कि भैया किस तरह से आप लोग मेरी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ आज हमारी चैप्टर 1 का पार्ट 3 लेके हम आपके बीच में आए हैं। और इस पार्ट में हम देखेंगे सबसे पहले टॉपिक को, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी व्यावसायिक संरचना कैसी थी, हम किन कार्यों में लगे होते थे। तो देखो सीधा टॉपिक पे चलते हैं जी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है भैया कि आपकी जो वर्किंग पर्सन है वो किस सेक्टर्स में ज्यादा इन्वॉल्व है, किस सेक्टर्स में उनको रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो बेसिकली आपकी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों के बारे में आपको बताया जाएगा कि आजादी के समय कितने % लोग कहां पर ज्यादा लगे हुए थे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखें जी एक प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर की अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि भैया प्राइमरी सेक्टर क्या है, तो वो बोलता है भैया एग्रीकल्चर। तो बच्चे प्राइमरी सेक्टर का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होता, एग्रीकल्चर सिर्फ प्राइमरी सेक्टर का एक पार्ट होता है। अगर आपको किसी को डिफाइन करना है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, तो उसके लिए आपको सिंपली एक लाइन बोलनी होती है भैया कि जहां पे हमें डायरेक्ट नेचर से चीजें मिलती हैं वो सेक्टर हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर। अब इसका एक पार्ट है एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं जी इसमें एग्रीकल्चर को, यानी कृषि जो चीज हमें मिलती है, अनाज हमें मिलता है, ये डायरेक्ट जमीन से मिलता है, डायरेक्ट नेचर से मिलता है, इसलिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। इसके अलावा आप इसमें पेस्टोरल भी ऐड कर सकते हो, आप इसमें फिशरीज को, मछली पालन को ऐड कर सकते हो, आप इसमें हॉर्टिकल्चर, जितनी चीजें आपको नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं वो सारी चीजें ऐड होती हैं हमारी प्राइमरी सेक्टर में। तो यहां से आपके दिमाग से ये कंफ्यूजन निकाल देना भैया कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी नहीं है, हर वो चीज जो नेचर से मिलती है वो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन जो बनेगा वो पूछेगा कि आजादी के समय कितने % लोग हमारे प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे ये है आपका 72%। आपको याद रखना है जी आंसर कि 72%, यानी आपकी 3/4 जो पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी किस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में। बहुत ज्यादा लोग लगे हुए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है भैया तो इससे पहले वाली वीडियो देख ले, तब आपको ये कहानी भी समझ आ जाएगी कि क्यों इंडिया के ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। क्लियर। तो 72% पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में थी। चलते हैं जी अगले टॉपिक पे, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जो आपकी जो चीजें नेचर से मिलती है, इन नेचर से मिलने वाली चीजों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसफॉर्म करके एक फिनिश गुड तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो नेचर से एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट निकाल देते हैं। एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारा है शुगर केन। शुगर केन भैया गन्ना, जिसे हम कहते हैं भैया क्या, गन्ना। अब गन्ना जी प्रोड्यूस हुआ एग्रीकल्चर में। अब गन्ने से हम क्या बना देते हैं फैक्ट्री में, हम बना देते हैं भैया शुगर। क्या बना लेते हैं यहाँ पे, शुगर बना देते हैं। ठीक है जी। तो गन्ने को देखो, गन्ना एक लंबा डंडा है लेकिन उसको चीनी के बुरादे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी उसके ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रोसेस है वो की जाती है कहाँ, सेकेंडरी सेक्टर में। यानी इस सेक्टर को हम एक और नाम से जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है जी। तो यहां पे चीजों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक नई चीज बना दी जाती है।
इस सेक्टर में कितने लोग हमारे इन्वॉल्व थे, तो आपके ना कुछ बुक्स में 9% दे रखा है और कुछ में 10% दे रखा है। तो भैया आप 9 और 10 जो भी आपके ऑप्शन में आए आप उसको सेलेक्ट करना, दोनों नहीं आएंगे ऑप्शन में, 9 आएगा या 10 आएगा आपका। क्लियर? तो 2 सेक्टर हमने समझ लिए जी, आजादी के समय इन दोनों सेक्टर में कितने कितने लोग इन्वॉल्व थे। तीसरा सेक्टर बचता है जी आपका टर्शियरी सेक्टर, फाइनल सेक्टर है जी ये, एक ऐसा सेक्टर जिस सेक्टर में भैया हम एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेवा देते हैं। किसको? इन दोनों सेक्टर्स को, इन दोनों सेक्टर्स को, जिस सेक्टर से सर्विस मिलती है। फॉर एग्जांपल भैया आपको बताया जाए कि प्राइमरी सेक्टर में शुगर केन प्रोड्यूस हुआ, अब शुगर केन को शुगर बनाया जाएगा कहां पे? इंडस्ट्री में बनाया जाएगा। अब शुगर केन को शुगर इंडस्ट्री में लाने के लिए आपको रोड चाहिए, आपको रोड चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए। ये सारी चीजें एक सर्विस है और ये सर्विस सारी प्रोवाइड करता है आपको टर्शियरी सेक्टर, इसलिए हम इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो देखो भाई 72% यहां पे हो गए, 10% यहां पे 82 हो गया, बचा कितना? 18% लोग हमारे कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व थे? टर्शियरी सेक्टर में। तो पहले क्वेश्चन तो आपको ये बनेंगे जी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं कि आपकी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है? आप कमेंट में सेक्शन में आंसर दे दीजिए और मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा होता है। तब तक आप पहले कमेंट कर दीजिए जी, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आता है। ठीक है जी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों सेक्टर हो गए। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछेगा कि आजादी के बाद कौन कौन से स्टेट्स ने प्राइमरी सेक्टर से अपना जो इन्वॉल्वमेंट था वो कम किया। तो जितने भी हमारे ज्यादातर जो साउथ के स्टेट्स हैं, जिसमें हम नाम लेते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हालांकि साउथ में नहीं है बट वेस्ट बंगाल भी इसमें आता है, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स ने आजादी के बाद, आपको ये क्वेश्चन दे देगा भाई कि कौन कौन से वो स्टेट्स थे जिन्होंने आजादी के बाद प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इन्वॉल्वमेंट कम कर दी, और कौन से वो स्टेट्स हैं जिसने अपनी इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाई। तो एग्रीकल्चर में सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने वाले स्टेट थे भैया हमारा पंजाब, राजस्थान एंड ओडिशा। ये 3 स्टेट थे जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, जबकि ये बाकी के स्टेट जो मैंने बताया आपके साउथ के कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, इन स्टेट्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। और इसके अलावा आप आज के हिसाब से देखो भाई, करंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखो तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में काफी चेंज आया है। हमने अपना प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस कर दिया है, बट हमें इंक्रीज करना चाहिए था अपना सेकेंडरी सेक्टर। हमने अपना सेक्टर कौन सा इंक्रीज कर दिया जी? टर्शियरी सेक्टर। अब आप बोलोगे भैया क्यों, टर्शियरी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है? तो देखो बच्चों, टर्शियरी सेक्टर एक तरह से सर्विस सेक्टर होता है, एक सेवा सेक्टर, एक ऐसा सेक्टर होता है भाई जिसमें आप दूसरे पे डिपेंड होते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है आज के टाइम में अपनी सर्विसेज देता है आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा अमेरिका को। अमेरिका को जब आप सर्विस देते हो तो कल को अगर अमेरिका ने आपसे सर्विस लेने से मना कर दिया, फिर आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ जी, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप मेरे से एक सर्विस ले रहे हो, अगर आपने कल को मना कर दिया कि भैया मुझे आपसे नहीं पढ़ना, तो क्या मैं आपसे जबरदस्ती लड़ूंगा? नहीं ना। तो सर्विस सेक्टर एक अनस्टेबल सेक्टर होता है कि आप दूसरे पे डिपेंड रहते हो। तो इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि आपकी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा होता है, तो वो सेक्टर है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का। क्यों है भैया ये इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे आप चीजें करते हो मैन्युफैक्चर। एक तो देखो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब वैल्यू जब ज्यादा बढ़ती है, और दूसरा आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आप रॉ मटेरियल कहीं से भी ला सकते हो, आप सर्विसेज कहीं से भी ले सकते हो, बट आपके पास अगर इंडस्ट्री होगी तो आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हो। इससे क्या होगा भाई, आपकी इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ होगी, आप अपना माल पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बेच सकते हो, और इससे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो होता है इकोनॉमी के लिए वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आई हो, पूरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर समझ में आया है। 3 सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर से क्वेश्चन यहाँ से इनके फिगर्स पूछ सकता है, या आपसे ये जो डेटा आपको मैंने बताया है फैक्ट्स ये पूछ सकता है कि कौन से सेक्टर का प्रोडक्शन कम हुआ। ठीक है जी, चलते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपने।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। उससे पहले एक मक्खी बहुत परेशान कर रही थी हमें वीडियो में, तो पहले हमने उस मक्खी को काम तमाम किया। उसके बाद अब चलते हैं भाई अगले टॉपिक पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के समय हमारा आधारिक संरचना कैसा था, बेस कैसा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए, उन सभी चीज़ों को हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है जी हमारा रोड्स, सड़क। सड़क एक ऐसी चीज है जी, जो भी आपके अदर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे रेलवेज है, एयरवेज है और आपका वाटरवेज है, इन तीनों वेज तक पहुंचने के लिए आपको रोडवेज की जरूरत पड़ती है जी। कोई आपका जहाज आपके घर के आगे आके नहीं रुकता, कोई रेल आपके घर के आगे आके नहीं रुकती है तो भैया आपकी गली, आपकी सड़क जो आपके घर के आगे आती है। यानी सड़क की एक और खासियत है, आपको डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ादी के पहले भैया रोडवेज पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, इतना ज़्यादा उसने हमारी रोडवेज को डेवलप नहीं किया। कुछ रोड डेवलप करी, लगभग 400 किलोमीटर के करीब इन्होंने हमारे देश में रोड्स को बनाया था। यानी जो अंदरूनी भाग है, देश के अंदरूनी भाग है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कुछ रोड्स को डेवलप किया था। तो यहाँ से वैसे इस टर्म में आपके क्वेश्चन मुश्किल बनना है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिगर फैक्ट्स यूज नहीं होता। ठीक है जी, एक फिगर बताया जा रहा है, 400 किलोमीटर के करीब इन्होंने हमारे यहाँ पे रोड्स को डेवलप किया। सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं जी, हमारा रेलवेज। यहां से तो क्वेश्चन 110% भैया बनना ही बनना है। भैया लिख लो कहीं पे कॉपी में कि रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई। रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस होती है जी 1850 में, 1850 में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया किसने जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बट देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछेगा कि रेलवे को कब लाया गया, तो डेट याद रखनी है 1850 में। बट जो आपकी फर्स्ट रेल आपकी जो रन करती है, फर्स्ट रेल आपकी जो चली, वो चलती है भैया 1853 में। दोनों डेट में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना भैया। अगर पूछे रेल कब इंट्रोड्यूस हुई 1850 और चली कब 1853, भैया ऐसे थोड़ी कि इंट्रोड्यूस करते ही चल जाएगी, कुछ टाइम तो लगेगा ना बनने में। तो 1853 में हमारी फर्स्ट रेल चली थी। पेपर में क्वेश्चन आएगा कहाँ से कहाँ को, तो भैया पहले रोड चली जी, रेलवे चली हमारी बॉम्बे से थाने की ओर। बॉम्बे से थाने आपका जो डिस्टेंस था ये 34 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था। इस डिस्टेंस को कवर किया भाई पहली बार रेलवे ने। आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेगा, आपको ऑप्शन में देगा कि भैया थाने टू बॉम्बे। बच्चे सोचेंगे यार एक ही बात तो है, थाने से बॉम्बे चलना, नहीं जी, बॉम्बे से थाने को गई थी ट्रेन। तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना है, बॉम्बे टू थाने, थाने टू बॉम्बे नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ से आपके सामने 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इंट्रोड्यूस कब किया गया, फर्स्ट रेल कब चली और किस डिस्टेंस पे चली, कहाँ पे चली, बॉम्बे से थाने के बीच में चली। ठीक है जी, तो रेलवे से क्वेश्चन बनना भैया 200% मान लो कि आएगा ही आएगा यहाँ से। तीसरा है जी पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ में क्या डेवलप किया जी इन्होंने, अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा बनाने के लिए, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और अच्छे से रूल कर सके, इसके लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे पोस्ट एंड टेलीग्राफ में एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ के तौर पे हम कहते हैं इसे, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। पेपर में क्वेश्चन आएगा भैया कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे लेस अटेंशन किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो सबसे ज्यादा जो लेस अटेंशन है ये आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ पे फोकस किया इन्होंने कि भैया इस चीज को एक दरकिनार कर दिया, दूर कर दिया कि भैया पोस्ट एंड टेलीग्राफ इतना ज़्यादा डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। ठीक है जी, तो आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ यही बनेगा कि सबसे लेस अटेंशन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया, तो ये है हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ठीक है जी, लास्ट आता है एयरवेज। एयरवेज ज़्यादा कुछ नहीं है, एयरवेज में एक नाम याद रखना जी, JRD टाटा। JRD टाटा, इनको इंडियन एविएशन का भैया एक तरह से जनक कहा जाता है। इन्होंने 1932 में भैया पहले जहाज की यहाँ पे शुरुआत करी जी, हवाई जहाज चलाया। एयरवेज की जो शुरुआत होती है JRD टाटा को भारत का इंडियन एविएशन का एक तरह से फादर कहा जाता है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, एयरवेज में इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो ये 4 पॉइंट है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रेलवे, और उसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ से कि भैया किस पे लेस अटेंशन दिया। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। बढ़ते हैं भैया अगले, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी आज़ादी के समय हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन किस प्रकार का था, जननांकीय संरचना के क्या हालात थे। तो इस टॉपिक में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे देखनी है,
हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो जी, आज़ादी के समय बहुत ही ज़्यादा लोग पैदा होते थे और बहुत ही ज़्यादा लोग मरते थे। तो भैया सबको तो रीज़न पता ही होगा बर्थ रेट ज़्यादा होने का क्या रीज़न है। तो भैया बर्थ रेट ज़्यादा होने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि भैया लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग जानते ही नहीं थे कि कितने बच्चे पैदा करने हैं और कितने नहीं करने हैं। तो भैया दबा के बच्चे पैदा होते थे। लैक ऑफ एजुकेशन बोल सकते हो आप इसमें, लैक ऑफ एजुकेशन। तो जिसकी वजह से एक तरह से देखा जा सकता है कि भैया बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था। बट बर्थ रेट ज़्यादा था तो ठीक है, बट डेथ रेट क्यों ज़्यादा था? डेथ रेट के क्या कारण थे? तो डेथ रेट का आपका सबसे बड़ा रीजन है भैया पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारे हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया था जिससे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप हो। कोई हॉस्पिटल नहीं खोला गया था, कुछ नहीं। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये इकोनॉमिक्स में डायग्राम के थ्रू नहीं समझाया जाता, मैंने ये ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो जी, एक डायग्राम बता रहा हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा समझिए। इस डायग्राम में देखिए बच्चों, आपको दो लाइनें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली लाइन है यहाँ पे बर्थ रेट की और दूसरी लाइन है हमारी ये डेथ रेट की। ये एक पत्ती नुमा आकार का हमारा डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे आपको मैं पॉपुलेशन के बारे में बता रहा हूँ, बर्थ रेट और डेथ रेट। देखिए जी, ये जो एक टाइम पीरियड है ये 1921 का टाइम पीरियड है। ये आपके क्वेश्चन के लिहाज से भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा ईयर है। आपको 1921 को नाम लिख देना भैया, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से इसको जाना जाता है। इस साल जो हुआ था भैया, हिंदी में इसको बोलते हैं महान विभाजन का वर्ष। महान विभाजन का वर्ष क्या हुआ था जी? इस डेट को 1921 को क्या हुआ? तो देखो जी, हमारे देश में पॉपुलेशन सेंसस होता है, जनगणना होती है। आपको पता है हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस होता है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से ये भी समझिए कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हमारे देश में 1881 में हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंसस को कलेक्ट किया था भैया 1881 में। ये डेट याद रखनी है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अब आज़ादी के बाद जो सबसे पहला सेंसस हुआ वो हुआ 1951 में। तो जिस भी ईयर के पीछे आपको 1 दिख जाए तो समझना उस साल क्या होगा, सेंसस होगा। तो लास्ट हमारा सेंसस हुआ था 2011 में और अब नेक्स्ट सेंसस है हमारा इसी साल 2021 में हमारा सेंसस होगा, क्योंकि हर के पीछे देख लो आप 1 है। हर 10 साल में हम क्या करते हैं, सेंसस करते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ। तो 1881 से लेकर 1921 तक जो आपकी पॉपुलेशन थी वो किसी साल बढ़ जाती थी, किसी साल कम हो जाती थी, यानी पॉपुलेशन घटती बढ़ती रहती थी। ऐसा नहीं होता था कि लगातार बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती और घटती चेंजेस होते रहते थे। तो 1921 का वो ईयर है। इस ईयर के बाद से आज तक हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली गई है, इसलिए हम इसे कहते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहां से क्वेश्चन 110% आना है भैया। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहते हैं? इस 1921 के ईयर को आपको भाई नोट कर लेना बहुत अच्छे से। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 1921 से पहले हम कौन सी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थे, कौन से स्टेज में थे? तो ये थी भैया हमारी फर्स्ट स्टेज। 1921 से पहले हम फर्स्ट स्टेज में थे और 1921 के बाद हम जाते हैं सेकंड स्टेज में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको हाई बर्थ रेट और डेथ रेट में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग में 1921 से पहले ये दोनों लाइनें बहुत हाई थी, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई थे। बट बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज में थोड़ा सुधार आया। हेल्थ फैसिलिटीज में सुधार आने से डेथ रेट तो कम हो गया, बट बर्थ रेट कम तो हुआ, बट काफी धीमी गति से, स्लो रेट से कम होने की वजह से। देखो जी, यही वो टाइम पीरियड था जिसमें हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, जनसंख्या विस्फोट, और आज हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन करके ऐसे पूरे वर्ल्ड के सामने आए हैं भैया। यही वो टाइम पीरियड था 1921 से लेकर 1990 तक का ये टाइम पीरियड। तब तक भैया हर बंदे के घर में 7-8 बच्चे पैदा होते थे। ये बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, डेथ रेट तो कम हो गई, बट हम भूल गए कि हमें बर्थ रेट भी कम करना है भैया। पहले के टाइम पे तो इसलिए ज़्यादा करते थे कि भाई जो पैदा ज़्यादा होते थे तो मरते भी ज़्यादा थे, बट
धीरे धीरे हमने डेथ रेट में तो कमी करी, बट बर्थ रेट में हम कमी करना भूल गए। और आज हम ये स्लोगन दे रहे हैं भैया, बच्चे दो ही अच्छे। तो भैया हमें ऐसा स्लोगन देना चाहिए भाई, बच्चा एक ही अच्छा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे सेकंड टॉपिक में। हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को समझे जी, ये सारी डेट फिगर नोट कर लेना भैया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है जी? उच्च शिशु मृत्यु दर। देखिए जी, आज़ादी के समय हमारे देश में जो 1000 माएँ जब जन्म देती हैं तो उसमें जो भी बच्चे 1 साल पूरा होने से पहले अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उसे हम डेथ रेट में काउंट नहीं करते, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं कि कोई भी बच्चा पैदा होने के 1 साल के अंतराल अगर वो मर जाता है तो वो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के तौर पे जाना जाता है। ठीक है जी, तो यही क्या था, बहुत ज़्यादा थी, यानी 1000 माएँ जब जन्म देती थी तो लगभग 218 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे या 1 साल के अंदर मर जाते थे। तो ये डेटा फिगर आपको बहुत ही काम आएगा भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं हमारे। ठीक है जी, 218 आपको ये डेट फिगर याद रखनी है। बट आपसे प्रेजेंट में पूछे तो अब हमारा ये डेटा सुधर चुका है कुछ हद तक, 44 बच्चे लेकिन अभी भी 1 साल के अंदर हमारे मर जाते हैं। इसको हम हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के तौर पे समझते हैं जी। ठीक है, अगला है हमारा एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी जो साक्षरता दर है, यानी पढ़े लिखे लोग कितने थे आज़ादी के समय देश में? तो भैया इनकी संख्या सिर्फ 16%, 16% लोग जो पढ़े लिखे माने जाते थे। पढ़े लिखे की डेफिनेशन में आप समझ जाओगी, हमारे यहाँ पे लिटरेसी की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि जो पर्सन लिख पढ़ समझ और नॉर्मल उसको कैलकुलेशन करना आता है ना, उसको हम पढ़ा लिखा कहते हैं। मतलब ये पूरी तरह से अनपढ़ उसे कहते हैं जो अंगूठा छाप हो भैया, जिसको साइन करने भी ना आते हो उसको अनपढ़ मानते हैं। कोई यहाँ पे एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं कि हमने यूं नहीं बोल रखा कि 5th पास 10th पास 12th पास। अगर हमने ऐसा कर दिया ना 5th पास के हिसाब से हम लिटरेसी रेट अपनी डिसाइड करेंगे तो भैया हमारे देश में 50% लोग अभी भी 5th पास नहीं होंगे। सरकार ने अपने डेटा को अच्छे सुधारने के लिए सिर्फ बना दिया कि भैया हमारे देश में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, बट सही मायने में आज भी हमारी लिटरेसी रेट उतनी नहीं है। अगर हम उसके लिए एक एजुकेशन, एक होती है लिटरेसी और एक होता है एजुकेशन क्राइटेरिया रख ले तो क्लियर। 16% हमारे देश में लिटरेसी थी, जिसमें से फीमेल लिटरेसी सिर्फ 7% थी। तो आपको ये दोनों ही फिगर्स याद रखने हैं। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट थी हमारे यहाँ पे, साक्षरता दर की बहुत खराब स्थिति थी। ठीक है, लास्ट आता है जी आपका लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कोई भी बंदा औसतन किसी देश में कितने साल जीता है उसे उसकी जीवन प्रत्याशा कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो भैया आज़ादी के समय हमारे देश में एक बंदा एवरेज जीता था सिर्फ 32 साल, 32 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। 32 ईयर्स अब बच्चे बोलेंगे कुछ कि नहीं जी हमारे तो दादा दूदा बहुत ज़्यादा लंबे लंबे जिए हैं, है कि नहीं? बट यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है जी। पूरे देश का जब एवरेज निकलता था, कैसे एवरेज निकलता है भैया? तो उसमें आप सारी चीज़ें फैक्टर्स देखते हो कि भैया ड्रॉट्स पड़ते थे, फेमाइन्स होते थे, उन सब की वजह से कोई पैंडेमिक आ जाता था। जैसे आज के टाइम में कोरोना आ रहा है, पहले भी बहुत बीमारियाँ आती थी। तो जब पहले के टाइम पे कोई पैंडेमिक आता था ना, तो आज तो हमारे पास इलाज करने के लिए वैक्सीन है, सब चीज़ें हैं, बट पहले कुछ नहीं होता था तो सारे के सारे गांव के गांव खत्म हो जाते थे। तो इससे जब हम पॉपुलेशन सेंसस करते थे तो उसका एवरेज निकालते थे, तो एवरेज में ये ईयर्स बहुत कम हो जाते थे। तो जो बंदा जीता था वो तो लंबा जीता था, बट नॉर्मली इंसान लंबा नहीं जीते थे। ठीक है जी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी हमारी? 32 ईयर्स, मतलब कि निपट जाते थे जल्दी लोग। आज के हिसाब से अगर देखें, प्रेजेंट सिनेरियो में देखें जी, तो ये हमारी 65, 66 अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डेटा दे रखा होगा, कहीं पर 68 भी दे रखा होगा। तो ये समय के साथ बढ़ती जा रही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बट ये चीज़ जो आज़ादी के समय थी इसके बहुत बुरे कंडीशन थी। तो भाई यहाँ से आपका कंफर्म एक क्वेश्चन आना ही आना है। आपका डेमोग्राफिक कंडीशन पूरा फिगर बेस्ड टॉपिक है, इसमें फिगर्स इतनी सारी हैं कि भैया कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 200% बनेगा भैया। तो भैया ये पार्ट मत छोड़ना वीडियो का, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ब्रिटिश सरकार के भारत पे कुछ सकारात्मक प्रभाव, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कुछ ही बुरा नहीं किया, कुछ उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े हम पे। तो जी पॉजिटिव इम्पैक्ट वो कैसे पड़े, ये एक तरह से उनका ही फायदा था, बट एट लास्ट वो भारत के लिए ही छोड़ के चले गए चीजों को। तो वो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारे। तो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हमारे को देखने को मिलता है
कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है भैया कि हमने ये एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें कॉमर्शलाइजेशन सिखाया कि आप अपने खाने के लिए मत उगाओ। खाने के लिए जब हम उगाते थे अपने सिर्फ, तो उसको हम कहते थे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ खाने के लिए नहीं उगाना, बेचने के लिए भी उगाना है। सेल के पर्पस से आप चीजों को प्रोड्यूस करोगे तो इससे आपका तो फायदा होगा ही होगा, मतलब अपने लिए तो पूरा मिलेगा, उसको आप बेच करके प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो ये चीज सबसे बढ़िया चीज हमें सिखाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा, इन्होंने हमारे लिए जी अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक हम बोल सकते हैं कि इन्होंने हमारे लिए, अभी पिछला ही टॉपिक था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स डेवलप किए, रेलवे डेवलप की हमारे लिए। तो एक तरह से रोड्स और रेलवे को कहते हैं भैया, इसने हमारे देश में सारे कल्चरल बैरियर्स को खत्म कर दिया। मतलब भारत में आप कोई बंदा नॉर्थ का है तो वो अब इजीली साउथ की सैर कर सकता था भैया। ट्रेनों ने एक पूरी कनेक्टिविटी, एक जाल बना दिया पूरे भारत में, जिससे एक जगह से दूसरी जगह में जाना इजी हुआ। और हमारे देश के जो कल्चरल बैरियर्स थे कि हम साउथ इंडियन फूड नहीं खा पाते थे, आज हम साउथ इंडियन फूड आज इजीली खा सकते हैं। वहां जाकर के वहां के कल्चर को देख सकते हैं। हमें नॉर्थ ईस्ट जाना है, वहां जा सकते हैं। तो ट्रेन ने आकर के एक हमारे कल्चरल बैरियर्स को खत्म किया। तो अच्छा उन्होंने हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया। तीसरा, चेक ऑन फेमाइंस। चेक ऑन फेमाइंस का मतलब भैया, हमारे देश में कई बार अकाल सूखा, 1943 के फेमाइंस आपको पता है, बंगाल फेमाइन, तो ऐसी सूखे पड़ते रहते थे भैया देश में। 1965 में भी एक बार यही दिक्कत आई थी। तो ऐसे में इन चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करके गए कौन? ब्रिटिशर्स। अब रोड जो गांव देहातों तक रोड पहुंचती थी, उस रोड की मदद से अब हम उन बैकवर्ड एरियाज में भी खाना पहुंचा सकते थे जहां पे सूखे की वजह से बहुत ज्यादा लोग मर जाते थे। तो एक तरह से चेक ऑन फेमाइंस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है जी। चौथा, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मतलब इन्होंने हमें मुद्रा का यूज करना सिखाया, मनी का यूज करना सिखाया। अभी तक हमारे देश में सिस्टम चलता था जी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी जहां पे हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे। तो इन्होंने हमें मनी को इंट्रोड्यूस करके दिया और कहा कि आप मनी से चीजों को एक्सचेंज कीजिए। तो एक बहुत बढ़िया चीज हमें तैयार करके दी इन्होंने, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पांचवा जी, एक इन्होंने हमारे लिए बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार करके दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का मतलब है भैया कि देश, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो तो 1945 में ही हमारे देश से जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जब ये वर्ल्ड वॉर 2 में हारने वाली थी लगभग जर्मनी से, तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमसे मदद मांगी और कहा कि भैया हम आपको आजाद कर देंगे अगर आप हमारी इस युद्ध में मदद करते हैं। तो भैया हमने युद्ध में मदद करी, उनको जिता भी दिया। ऐसे में वो हमें छोड़ करके जाना चाहते थे 1945 में, बट हमने इनको अगले 2 सालों तक रोक के रखा भैया, 1947 तक। 1946 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था और 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ भैया। तो इस 2 साल हमारे जो 9 महीने 11 दिन जितने भी हमारा टाइम पीरियड लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, इस पूरे टाइम पीरियड तक ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ रही। पूरा बढ़िया से उन्होंने हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार करके दिया। भैया हम तो गुलाम थे जिंदगी भर, पहले मुगलों के फिर ब्रिटिशर्स के। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा जी देश को कैसे चलाना है? तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमें तैयार करके दिया किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो आज भी हम अपने एक पार्लियामेंट यूज करते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बनाई हुई है। आजादी के बाद हम एक पार्लियामेंट नहीं बना पा रहे अपने लिए अलग से। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार करके दिया। तो ये कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के हमारे ऊपर बहुत अच्छे इंपैक्ट पड़े। ये अच्छे इंपैक्ट तो सारे उन्होंने अपने लिए की थी चीजें, बट एट लास्ट उनको छोड़नी तो हमारे लिए पड़ी। इसीलिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश में कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी थी कि उसको यहाँ छोड़ना पड़ जाता, तो उनको दिक्कत होती। सारी इंडस्ट्री सेटअप करी कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो भाई ये कुछ हमारे पॉजिटिव इंपैक्ट हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है फैक्ट बेस। ठीक है जी, चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां से क्वेश्चन बन सकता है भैया। देखते हैं भाई सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर। देखिए जी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखना है यहाँ पे, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है भाई? तो इनका नाम आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है जी, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी क्यों इतने फेमस हुए जी? ये बंदे बड़े ग्रेट थे भाई। इन्होंने जेल में बैठे बैठे देश में गरीबी का पता लगा दिया,
देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर दी, देश की पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर दी, तो ऐसा बंदा कहां मिलेगा भाई? जेल में बैठ के इसने ये सारी चीजें पता लगा दी। तो बहुत बढ़िया इंसान थे, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं भाई दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट इंडियन हु एस्टिमेटेड नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना जो इन्होंने करी, सबसे पहले ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ये काम किया। इसी के अलावा इनके प्रोफाउंडर बोला जाता है किस चीज के भैया? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रोफाउंडर बोला जाता है इनको। ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स में, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अगला है जी नाम वीके आरवी राव। वीके आरवी राव का नाम इसलिए फेमस है कि इन्होंने पहले तो नहीं किया ये काम, बट सबसे बढ़िया ढंग से किया। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल करके दादा भाई नौरोजी फर्स्ट नंबर पे तो आ गए, बट वो एक कैलकुलेशन जो बोल सकते हैं हम एकदम करेक्ट नहीं थी, एक्यूरेसी नहीं थी उसमें, उस एक्यूरेसी को लाए हमारे सामने वीके आरवी राव। तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज कंसिडर मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे बढ़िया जो इन्होंने नेशनल इनकम फाइंड करी इंडिया के लिए, इनका नाम है जी वीके आरवी राव। पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ से वीके आरवी राव के बारे में। अगला है जी द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वाज, मतलब आजादी के समय हमारी ग्रोथ रेट क्या थी, किस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी भाग रही थी? तो आपको याद रखना है जी लेस देन 2%, यानी बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज। और पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि किस तरह से हमारा एग्रीकल्चर बैकफुट पे चल रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर बुरे हालात थे, तो इस हिसाब से हमारा जो प्रोडक्शन है लेस देन 2% होता था भाई। और इसी के अलावा हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी 0.5% के करीब रहती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लेस देन 2% जो आपकी जीडीपी ग्रोथ थी। ठीक है जी। अगला है जी एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये कि मलमल मुस्लिम वाज द फर्स्ट फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिम, मतलब मुस्लिम जो है एक ढाका में मिलने वाला, जो आज का बांग्लादेश में ढाका है ना, इसको पहले ढाका कहते थे। तो यहाँ पे एक बहुत ही मलमल का कपड़ा मिलता है, आपने सुना होगा मलमल का कपड़ा, तो भाई वो मलमल जो रेशा है वो यहीं से मिलता है। तो ये बहुत फेमस था मलमल, इसके बारे में भी आपको याद रखना है जी, कहाँ मिलता है? ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, सबसे फाइनेस्ट मुस्लिम के तौर पे इसको देखा जाता है। इसके अलावा जो टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, इसकी डेट याद रखनी है जी। टिस्को स्टैब्लिश हुआ है 1907 में। तो भैया वीडियो के लास्ट में सही, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छिपे हुए हैं यहाँ पे वीडियो के लास्ट में, तो भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखना भाई। ठीक है, पॉवर्टी एंड फेमाइन्स नामक पुस्तक किसने लिखी जी? तो ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है हमारे आजाद भारत के, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। देखो जी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जाना जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक के साथ मिलकर के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हमारे सामने लेके आए कि किसी भी कंट्री को एक रैंक दी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो उसको लेके आए प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक। बट यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है कि पॉवर्टी एंड फेमाइन्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपको नाम याद रखना होगा भैया, किसका? अमर्त्य सेन जी का। ठीक है भाई, इसी के साथ भैया ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर से अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, अपने प्रैक्टिस सेट लगाना, और मैं भी आपके लिए जरूर जल्दी ही एग्जाम आइडिया के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए भैया आपका काम है पूरी की पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, समझे चीजों को, और अपने पेपरों की तैयारी करें बच्चों। दोस्तों पेपर बहुत नजदीक है और आपकी मेहनत पहले टर्म में दिख जाएगी भैया, कितना बच्चा पानी में है, कितना काम कर रहा है बच्चा। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, उन लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर सका हूं मैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।